नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसा स्कैम, एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसा करप्शन जो आपको पता तो है कि हाँ 11,400 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया, लेकिन यह आपको सिर्फ नाम ही पता है कि नीरव मोदी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन यह अब आपको इसकी पूरी जो डिटेल है डिटेल आपको ना पता होगी और हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। उससे पहले नीरव मोदी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि नीरव मोदी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जो नीरव मोदी थे उनके एक दादाजी थे जिनका जो नाम था केशवलाल मोदी। वो गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहाँ वो डायमंड का पूरा बिजनेस देखते थे और कच्चा जो डायमंड होता है उसको बेचा करते थे। उनका पूरा बिजनेस चलता था और उनका ख्वाब था कि हम अपना बेल्जियम में एक इस्टेब्लिश करें बिजनेस। और यही पूरा जो उनका दादाजी का बिजनेस चलता है वो चलता रहता है। और 1960 में जो एक उनके बेटे होते हैं जिनका नाम दीपक मोदी होता है, वो बड़े होते हैं, उनको पूरा नॉलेज होता है कि हाँ डायमंड के बारे में थोड़ा सा उनको अच्छा खासा नॉलेज आता है। उनको जो नीरव मोदी के दादाजी होते हैं उनको बेल्जियम भेजते हैं कि आप बेल्जियम जाइए, वहाँ अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करिए। बेल्जियम जाते हैं दीपक मोदी और अपना जो बिजनेस होता है इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर ये सब पूरी प्रक्रिया जो होती है वहाँ की, जो उन लोगों के मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये पूरा धंधा चलता रहता है कहा जाए आपसे। तो फिर 1966 के समय में जो दीपक मोदी होते हैं उनकी शादी जो होती है मोदी एक ये होते हैं, आप को अगर हम बताएं कि चीनूलाल चौकसी जो होते हैं वो केशव मोदी के मित्र होते हैं। और इन दोनों की मित्रता अच्छी थी, अच्छा बॉन्ड था। तो दोनों की शादी जो लड़कियां होती हैं, चीनूलाल चौकसी की एक लड़की होती है, क्या बोलते हैं आप, गीता लड़की का नाम गीता रहता है। और इधर दीपक मोदी, इन दोनों की शादी करा दी जाती है। और 27 फरवरी 1971 को नीरव मोदी का जन्म होता है। और नीरव मोदी के जन्म होने के एक साल बाद चले जाते हैं बेल्जियम में, शिफ्ट हो जाते हैं दोनों। और फिर जब नीरव मोदी 8 साल के थे तो उनकी जो माँ होती हैं गीता मोदी, वो अननोन रीजन के कारण सुसाइड कर लेते हैं। और फिर नीरव मोदी को यूएस से पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनका पढ़ाई में लगता नहीं है और वो वहाँ से यूएसए से लौट के इंडिया आ जाते हैं और अपने मामा के साथ रहने लगते हैं। और मामा जो वहाँ पे गीतांजलि बिजनेस उनका चल रहा था उनमें सीखते हैं, रहते हैं और उनको पूरी समझ हो जाती है। 9 साल तक कंटिन्यू सीखते हैं। और जब उनको समझ हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को अब समझ में आ गया है पूरा क्या कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये पूरी प्रक्रिया जब वो समझ जाते हैं तो वो खुद का अपना एक एम्पायर खड़ा करने के लिए सोचने लगते हैं। और वो दिल्ली में पहली अपनी जो दुकान या बिजनेस खोलते हैं दिल्ली में, फिर मुंबई में। और उसके अलावा आप अदर कंट्री में भी जाते हैं और अदर कंट्री में जाकर के वहाँ अपने 17 बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा उनका फिर से पूरा जो कहा जाए कि बिजनेस जो होता है उनका भी इसी तरह चलने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद उनका एक मित्र होता है, मित्र बोलता है कि आप ऐसा करो कि जैसे आप कच्चा डायमंड बेचते हो, आप कच्चा डायमंड बेचना बंद कर दो और आप ऐसे करो कि कच्चे डायमंड को आप पॉलिश करवाओ, पेंट करवाओ, उसको तरसवाओ। उसको तरसवाने के बाद आप जिसको सेल करते हो, जिसको बेचते हो, फिर उसको बेचो, आप उससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लेना। तो ये पूरा उसको समझाता है और वो यही उसकी बात मान लेता है। और इस तरह से वह ऐसा करने लगता है कि पूरा तरसवाता है और पेंटिंग जो पॉलिश पूरा कट करवाता है, वो सब करवाने के बाद वो सेल करवाने लगता है। इससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि वही मित्र फिर से आता है और उसको बोलता है कि तुम एक काम करो कि जैसे ये सब तो कर ही रहे हो, साथ में तुम ज्वेलरी का काम चालू कर दो। तो वो बोला कि मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है। फिर बोलता है कि आप इस पर रिसर्च करो, गहन करो, उसको समझो। तो वह 1 साल पूरा इसका रिसर्च करता है, गहन करता है, समझता है। और 1 साल के बाद वह ज्वेलरी की दुकान भी खोल देता है। और ज्वेलरी जो उसके होते हैं नेकलेस, उसका पूरे विश्व में एकदम ब्रांड बन जाता है। और एक ऐसा ब्रांड बन जाता है कि उसको लोग लेने के लिए तरह तरह के पैसे, मतलब अधिक से अधिक पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका अच्छा खासा ब्रांड चलता है। नीरव मोदी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वह अपना प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उसके साथ में वो किसी भी हीरो हीरोइन, कोई भी हीरो है, कोई हीरोइन, वह उसे अपना एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, वह अगर मार्केट रेट डाउन है, मान के लिए कितना भी है, आप कम है, वो डबल मार्केट रेट देने के लिए तैयार रहता है कि हाँ मैं इसको डबल मार्केट रेट दूंगा, लेकिन मेरा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। यह पूरा चलता रहता है। उसके पास बड़े बड़े कंपनियों से ऑफर आने लगते हैं। और जब कंपनियों से ऑफर आने लगते हैं तो उसके पास जो पैसे की बजट रहती है, देखो अब ऐसा है कि हीरा का काम है, हीरा के काम में ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे बजट में काम हो जाएगा। अब उसे पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी और उसके पास ज़्यादा ऑर्डर भी आने लगे। तो अब यहाँ से जो कहा जाए कि आपकी स्कैम की जो नींव रखी जाती है, तो यहीं से स्कैम की नींव रखी जाती है नीरव मोदी के द्वारा। और पूरा स्कैम यहीं से शुरू होता है कि हमको क्या करना है। तब यहाँ से जो नीरव मोदी होता है वह स्टार्ट करता है कि हम
अब किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो अब उसको ये हुआ कि अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो अब हम उसको करेंसी चेंज करवाएंगे, फिर हमारा इनकम टैक्स कट जाएगा, कुछ क्या कहा जाए कि आपको टैक्स उसका कट जाएगा, और ये तरह तरह की उसके साथ समस्या, मतलब उसको उसमें लॉस होता। तो वो ऐसा सोचता है कि विदेशी जिस कंपनी, मतलब जहाँ से वो अपने लिए हीरा लाना था, उसको एक ऐसा बोलता है कि मुझे पल्स लाना, मतलब मुझे मोतियाँ लाना है। तो विदेशों से जहाँ से उसको मोतियाँ लाना था, वहीं के बैंक से, यूके का एक बैंक है, यूके के बैंक से वो बात करता है कि मुझे यहाँ की करेंसी चाहिए। तो वो बोलता है कि अब मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं करोगे, तुम इसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेरे पास बताओ। तो अब ऐसा होता है कि अब मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में अगर आपको लोन लेना है या फिर पैसे एक्सचेंज करना है या कोई कुछ भी काम करना रहता है, तो एक प्रोसेस होती है कि जैसे हमको मान के चलिए यूके से पैसा लेना है, तो अगर इंडिया वाले को यूके से पैसा लेना है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा लेना है तो वह यहाँ इंडिया के किसी भी प्राइवेट बैंक से, एसबीआई, चाहे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक से उस बैंक के लिए एक मतलब कहा जाए सिक्योरिटी के रूप में जमा करना रहता है कि हाँ एलओयू एक बॉन्ड टाइप का होता है कि आप उसको रखवाइए, उससे आप करवाइए कि अगर ये किसी प्रकार का फ्रॉड करता है, किसी प्रकार का अगर कुछ भी लॉस होता है हमारा, तो पैसा इस बैंक को, मतलब इंडियन बैंक को देना पड़ जाएगा, यूके के बैंक को। तो यह पूरा जो प्रोसेस होता है वो नीरव मोदी को पता रहता है, समझता है, और वह जाता है बम्बई के एक पीएनबी बैंक में। वहाँ उस समय जो डिप्टी मैनेजर आए हुए थे वो गोकुलनाथ सेठी थे, और एक क्लर्क थे, जो वहाँ क्लर्क थे मनोज नाम के व्यक्ति थे। वो उन दोनों से सांठगांठ करता है, उन्हें बोलता है कि आप मेरी इस तरह की हेल्प कर दीजिए कि आप मेरा जो अप्रूवल आएगा, मैं आपके बैंक में अप्रूवल अपना भेजूंगा, आप उसे अप्रूव कर दीजिएगा। और एक CBS होता है, आप उसको मतलब कंप्यूटराइज मत करिएगा, उसे कंप्यूटर में मत चढ़ाइएगा। अगर आप उसको नहीं चढ़ाएंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो पहले तो ये मैनेजर जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, मना करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादा पैसे दे देने के कारण या पैसे की बात हो जाने के कारण वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, और फिर इनका सांठगांठ सेट हो जाता है। और यहीं से पूरा जो कहा जाता है स्कैम का पूरा प्रोसेस चालू होता है कि यह पूरा पास कर देता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा अप्रूवल कर देता हूँ, और यहाँ आप वो जाता है, फिर यूके से पूरा उसका पैसा होता है, उसको जहाँ से उसको माल लेना रहता है वहाँ जाके उस पैसे को भिजवा देता है, और इसी तरह से वह अनेक बार स्कैम करता रहता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि जो ये डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेठी थे, ये रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह पे एक दिनेश भारद्वाज आते हैं। और दिनेश भारद्वाज जब आते हैं तब उनसे पूछा जाता है, जब वो फिर से आए अपना पीएनबी में से डिप्टी मैनेजर के पद में हो गए, तो ये सोचता है कि ठीक है अब तो हमारा स्कैम चल ही रहा है तो इसमें इनके साथ भी हो जाएगा। तो उनके अधिकारियों के द्वारा मतलब पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतने का लोन चाहिए। तो जो भारद्वाज जी होते हैं वो बोलते हैं कुछ सिक्योरिटी के रूप में तुम्हें कुछ ना कुछ जमा करना होगा। तो उनसे गलती से निकल जाता है कि अभी तक तो मुझे सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं देता था, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा है कि नहीं है। और जैसे ही मनोज क्या बोलते हैं भारद्वाज जी, दिनेश भारद्वाज जी चेक करते हैं और तो उनको शॉक्ड हो जाते हैं, और वो अपने अपर लेवल के जो सीनियर्स होते हैं उनको कंप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर अब यही पूरा अब पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, और या सीबीआई, ईडी, पुलिस, यह पूरी प्रोसेस चलने लगती है और फिर गिरफ्तार करने के लिए। उतने में 2018 में आपको बताएं कि नीरव मोदी अपना देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। फिर इंटरनेशनल पुलिस से हेल्प मांगी जाती है, इंटरनेशनल पुलिस इसमें हेल्प करती है, एक रेड अलर्ट जारी करती है, अगर यह व्यक्ति कहीं मिलता है तो उसको सौंप दिया जाए जहाँ ये इस तरह का फ्रॉड किया है। फिर भी यह मतलब उसे पकड़ा नहीं जा सकता है, यहाँ रहता है, उसको किसी प्रकार की खबर नहीं लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वह यूके में मिलता है, वह गोल्डन वीज़ा लेकर यूके में रह रहा था, और फिर वहाँ यूके में उसका केस चलता है। हाई कोर्ट में उसको बोल दिया जाता है कि हाँ तुमने मतलब उसको साबित कर दिया जाता है कि हाँ तुमने स्कैम किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके लेटर को खारिज कर दिया जाता है, और अब बोला जाता है कि उसको भारत को भेज दिया जाएगा, भारत को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भारत को सौंपा गया है। अब 2022 से अब अभी कंटिन्यू ऐसा ही चल ही रहा है। अब देखिए क्या होता है कि अब उसको भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। अब जो जैसा भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।